Students, I welcome you again to the chemistry class of +1. And you know what chapter we are doing? We are doing chapter 2 atomic structure. और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. जल्दी से उसके पॉस्टुलेट एक बार फिर देख लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि एटम बना होता है बेटा बहुत ही छोटे से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का, जो सेंटर में होता है, और उसको इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस एटम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में, और इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट बोलते हैं. ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और इनको हम शेल्स भी बोल सकते हैं. तो आपको पता है KLMN शेल के बारे में मैंने बताया था, मैजिक नंबर के बारे में आपको बताया था 28818. फिर उसके बाद सेकंड बता रहा था जी वो कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है. फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया था हमें, बोहर ने, कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी किसी भी ऑर्बिट में है, वो एनर्जी गेन करके हायर में भी जंप कर सकता है, ठीक है, और हायर एनर्जी ऑर्बिट से एनर्जी लूज करके ग्राउंड लेवल पे भी आ सकता है, लोअर पे भी आ सकता है. यानी अगर हम इंक्रीजिंग एनर्जी में अलग अलग शेल्स को अरेंज करें तो KLMN शेल हमारे पास है. तो K शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, M शेल की और N की और O की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो K शेल को अगर हम कंसिडर करें वो ग्राउंड लेवल है, ठीक है. सो ग्राउंड लेवल पे अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से एनर्जी दे दोगे, ये देखो एनर्जी दी जा रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप कर जाएगा हायर लेवल पे. और अगर आपने किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन ने एमिट कर दी, अपने अंदर से एनर्जी लूज कर ली, तो वो ग्राउंड लेवल पे भी आ सकता है. यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल. फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम सक्सेसफुल क्यों हुआ? एक तो वो सारे एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको समझा भी दिया. तो आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, आज मेरे पास कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, छोटे. उससे पहले कुछ लिमिटेशंस हैं. तो वो क्या है बेटा, कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना, वो भी बेटा उसके अंदर भी एरर्स थे, तो वो कई बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाया. सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बोहर मॉडल ऑफ एटम ने ना बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पर वो बाकी एटम की स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पेक्ट्रम वो एक्सप्लेन कर पाया. पर ऐसे एटम भी होते ही, मैक्सिमम एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें से किसी भी एटम की स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. उसको एक्सप्लेन करने में वो आप कह सकते हो केपेबल नहीं था मॉडल. सो आपको मैंने ये भी बताया था कि फिंगरप्रिंट की तरह होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसी भी एटम की. हर एटम की एटॉमिक स्पेक्ट्रम दूसरे से डिफरेंट करती है, वेरी करती है, चेंज होती है, ठीक है. जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग आएगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी. तो इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स को देखने के बाद अगर मैं आपको इनकी वैल्यूज़ दे दूं, अगर आपके पास वैल्यू है, आप इनकी वैल्यू को मैच करने के बाद बता सकते हो कौन सा एटम है. जैसे आपको पता है लॉग टेबल के बारे में आपको पता है, जब हम लॉग निकालते हैं, सपोज हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू को हम लॉग टेबल में जाके चेक करते हैं. इसी तरह जब आप बड़ी हायर क्लासेस में जाओगे, हायर एजुकेशन ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपके पास एक बुकलेट होती है, उसके अंदर हर स्पेक्ट्रम की, हर लाइन की वैल्यू दी गई होती है. तो इन वैल्यूज़ को रीड करके, समझ के हम आसानी से पता लगा लेते हैं कौन सा मॉलिक्यूल है, कितने उसमें एटम है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा. इवन व्हेन वी वर डूइंग आई वाज डूइंग माय केमिस्ट्री ऑनर्स MSc इन PU कैंपस चंडीगढ़. सो आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों को, हमें प्रैक्टिकल्स में हमें पीक्स वाला ना एक ग्राफ मिल जाता था. उस ग्राफ की पीक्स को देखते हुए उनको एनालाइज करके हमें बताना होता था कौन सा मॉलिक्यूल है या कौन कौन सा एटम है. वो जो ग्राफ मिलता था, ऐसा ग्राफ मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर में करवाया. आपको याद है ना, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया. सो वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ बेटा मैंने आपको करवाया है ना, इस तरह से हमें भी वहाँ पे ग्राफ बनाने पड़ते थे.
तो कहने का मतलब ये है कि अभी लोअर क्लासेस में आपको इतनी नीड नहीं है इन चीज़ों को समझने की, पर आपको पहला लिमिटेशन में आज करवा रहा हूँ। तो पहली लिमिटेशन बोहर मॉडल की ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया, पर बाकी दूसरे एटम्स की स्पेक्ट्रम्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। उसके बाद बोर मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम भी नहीं वो एक्सप्लेन कर पाया। और खासकर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, जितने भी एटम्स थे जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उनके बारे में उसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इस करके भी बोहर मॉडल फेल हो गया। फिर बोहर मॉडल और बोहर थ्योरी एक और कारण से फेल हो गई थी कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया और ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन कर पाया। तो अगर तो हम मैग्नेटिक फील्ड को स्पेक्ट्रम के साथ एक्सप्लेन करते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन, इसको बोलते हैं बेटा जीमन इफेक्ट। यानी क्या होता है इसके अंदर, जब हम किसी भी स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो स्पेक्ट्रम फर्दर स्प्लिट हो जाती है और लाइंस में। तो सिंपल वे में जीमन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एटम की स्पेक्ट्रम जब और फर्दर स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो जीमन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अच्छा, इसी तरह बेटा जो एटम की स्पेक्ट्रम होती है, अगर उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो भी उसमें चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को जब हम किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके स्पेक्ट्रम में जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो वो स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्या हो गया, ना तो वो जीमन इफेक्ट क्लियर कर पाया, ना वो स्टार्क इफेक्ट क्लियर कर पाया। तो आपको पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज जीमन इफेक्ट, देन व्हाट यू विल राइट। जीमन इफेक्ट इज द इफेक्ट when atomic spectrum is placed in magnetic field and it starts splitting up, further it starts splitting up, that is known as Zeeman effect। हिंदी में जब भी आप कोई भी आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर बन रही है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम फर्दर स्प्लिट हो जाती है, उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से हमारा जो अपना स्टार्क इफेक्ट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब आपकी स्पेक्ट्रम में चेंजेस आते हैं, तो ये दोनों इफेक्ट आपको 1 मार्क में आ सकते हैं। और इन दोनों इफेक्ट को भी बोहर मॉडल या बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट, बोहर थ्योरी ने एक और काम नहीं वो कर पाई, वो शेप्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई मॉलिक्यूल्स की। आप जैसे आप आगे आगे में ऐसा चलोगे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग करोगे, वहाँ पे मैं अलग अलग मॉलिक्यूल की शेप्स आपको करवाऊंगा। वाटर की वी शेप होती है, अमोनिया मॉलिक्यूल की ट्राइगनल पिरामिडल होती है, PCl5 की ट्राइगनल बाई पिरामिडल होती है। अच्छा, XeF6 की ऑक्टाहेड्रल होती है। ये सारी शेप्स मैं करवाऊंगा जब हम चौथा चैप्टर करेंगे, अभी तो बहुत दूर है। तो वो शेप्स भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था मॉलिक्यूल की। और जो छेमा जो है, मेन ऑब्जेक्शन जो बोहर थ्योरी को लगी, वो लगी थी जी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। जब ये आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ वेव का ड्यूल कैरेक्टर का, तब बोहर आइडिया जो था वो बिल्कुल का बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी जैसे ही हम आपको वेव को पार्टिकल नेचर, मैटर को पार्टिकल की तरह भी स्टडी करने लगे, वेव की तरह भी स्टडी करने लगे, उस समय के बाद से बोहर कॉन्सेप्ट को स्टडी करना बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्योंकि बोहर ने तो जी जो इलेक्ट्रॉन था उसको पार्टिकल ही समझा था, और बस यही वो बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व होता है एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सो बोहर ने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ है, और इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स के बीच में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को बोलते हैं ऑर्बिट्स, और ये 2 डायमेंशनल पाथ हैं, और इनकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है।
समझ रहे हैं आज का लेक्चर? तो फाइनली जैसे ही ये वेव नेचर एक्सप्लेन हुआ, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया जी, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ गई जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो जब ये वाले कॉन्सेप्ट आए तो बोहर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्या हो गया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आइए जरा पढ़े। द मेन ऑब्जेक्शन टू द बोहर थ्योरी केम फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यू नेचर ऑफ मैटर. They introduced the idea of wave character of electron in addition to its particular character and pointed out that the path of the motion of the electron cannot be well defined. Thus, these overruled the Bohr idea of well defined circular path. तो हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अब तक जितने हम लोगों ने मॉडल किए जितने हम लोगों ने मॉडल किए, उन पुराने मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल किया था बेटा, वो भी डिस्कार्ड हो गया. थॉमसन एटॉमिक मॉडल किया था, वो भी डिस्कार्ड हो गया. बोहर एटॉमिक मॉडल किया था, बाद आपको बता रहा हूँ कि वो भी बाद में डिस्कार्ड हो गया. पर ये हर एक मॉडल ने बेटा एक ना एक अच्छी बात जरूर आपके सामने प्रपोज की. फाइनली इन सभी मॉडल्स की नॉलेज को माइंड में रखने के बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आया. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आया. उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्बिट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता. इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है. सो व्हाट इज एन ऑर्बिटल? इट इज द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स. ठीक है. अब 3 डायमेंशन जहां हमने बोल दिया वहां पे स्टेबिलिटी आ गई, वहां पे हर चीज को एक्सप्लेन करने की एफिशिएंसी आ गई. सो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया था, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने पिछले जितने कॉन्सेप्ट्स थे ना, बोहर कॉन्सेप्ट, रदरफोर्ड, थॉमसन, इन सब को यूज़ किया और एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया और उस कॉन्सेप्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड आज तक एक्सेप्ट किया जाता है. तो हमें क्या इन सभी स्टडीज़ को, बोहर मॉडल को पढ़ने में हमें क्या पता चला कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था ना, वो पार्शली सक्सेसफुल था. इसने कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ज़रूर एक्सप्लेन करे, पर बहुत सी बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. यानी 20% वो अपने आप को पॉजिटिव शो कर रहा था. यानी आप कह सकते हो कि अपनी जो आप कह सकते हो कि अपनी अचीवमेंट जो बोहर ने दी, उसके अकॉर्डिंगली 20% वो कई बातों को एक्सप्लेन कर पाया, जबकि 80% कॉन्सेप्ट जो एटम से रिलेटेड थे वो बोहर नहीं कर पाया. उनमें से अभी मैंने आपको बताया कि वो जीमन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो अपना स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और उसके बाद तो जी मॉलिक्यूल की शेप्स भी नहीं बता पाया. तो देख रहे हो, फिर इट वाज abandoned in the light of modern ideas regarding the wave character of matter. और फाइनली बेटा जब मैटर का वेव और पार्टिकल कैरेक्टर स्टडी किया जाने लगा, जब वो एग्जिस्टेंस में आया, तो धीरे धीरे बोहर मॉडल ऑफ एटम हमेशा के लिए डिस्कार्ड हो गया. अब छोटे से क्वेश्चन है, कुछ 4-5 आज मैं आपके साथ बात करूंगा. एक प्रोटॉन और फोटोन के बीच में डिफरेंस बताइए. प्रोटॉन होता है जी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका मास हमेशा हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, और ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. जबकि जो फोटोन होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लाइट का, और उसकी एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों कलेक्टिवली कहाँ मिलेंगे? हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे. नेक्स्ट है, हाउ आर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर रिलेटेड टू ईच अदर? वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो बेटा सिंपल, उसका हमारे पास फार्मूला है न्यू इक्वल्स टू सी न्यू बार. ठीक है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन. फिर वाई आर बोहर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट? क्यों कहते थे बोहर ऑर्बिटल को स्टेशनरी स्टेट? क्योंकि हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी थी, ना तो वो कम हो सकती थी ना वो ज़्यादा हो सकती थी. फिर विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन? बाल्मर सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है.
फिर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनका लार्ज चार्ज होता है, बट बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड मोर देन अल्फा पार्टिकल्स इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई? क्योंकि बेटा बीटा पार्टिकल्स का बहुत बहुत छोटा मास होता है और उनका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होता है, इस करके उनको ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टू विच बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन कोरिस्पॉन्ड टू थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, दैट इज द 5th to 2nd। और विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी में से किसकी सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी है? एक्सरे, गामा रेज, माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव। आपको याद होगा कि नोट्स में मैंने आपको एक स्केल भेजा हुआ है, उसके अंदर सारी रेडिएशंस मैंने आपको बताई हुई हैं, तो प्लीज़ आप उस स्केल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी है, हमारी क्लासेस होती हैं और आपको पता है कि वी यूजली मीट ऑन ट्यूसडे और मंडे के बीच में हमारी क्लास होती है मीट। सो नो प्रॉब्लम, कभी कभी हम अब आने वाले हफ्तों में मैं 2 भी मीट क्लास लगा लूँगा ताकि आपकी और क्वेरीज को भी कवर कर सकूँ। सो मेरा मेन मोटो यही होता है आपको लेक्चर भेजने का कि आपको चीज़ें समझ आ जाए, और रिटर्न वर्क भी मैं आपको साथ में भेजूँगा। तो आज का काम यहीं तक है। स्टे होम, स्टे सेफ,